हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आज की जो आपकी क्लास रहेगी, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। क्योंकि हम काफ़ी सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए थे और आज हम संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यानी लगभग 3 साल का समय लगा था संविधान का निर्माण करने में। संविधान सभा की स्थापना यानी संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। और सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और आखिरी मीटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उसके 2 दिन पहले। ठीक है। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बस ऐसे ही करके याद रखिए, क्योंकि ये वाली डेट तो हम कभी भूल ही नहीं सकते और हमेशा ये डेट तो हमें याद रखनी है ना। तो 26 जनवरी 1950 की जो डेट है हमेशा याद रखना है। ये जो दिन है ये लागू होने का दिन है। ठीक है। इस दिन संविधान जो था हमारा लागू हो गया था और संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। हाँ, संविधान पारित होने की डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये। समझ लीजिए आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे पहली बैठक कब हुई, एक क्वेश्चन ये बन गया। आखिरी बैठक कब हुई, एक क्वेश्चन ये बन गया। संविधान लागू कब हुआ था, एक क्वेश्चन ये बन गया। संविधान पारित कब हुआ था, एक क्वेश्चन ये बन गया। देखो, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से ये बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है। बाकी का हम संविधान के बारे में आगे अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा जिसपे हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि ये हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अंदर संविधान का बेसिक अपन पढ़ने वाले हैं कि मतलब इसकी स्थापना, मतलब इसकी कब इसकी कितना समय लगा था इसको बनने में, इसकी मीटिंग कब हुई थी, ये बेसिक बेसिक अपन पढ़ने वाले हैं। बाकी का पूरा संविधान वाला जो टॉपिक है वो हम आगे जब भी संविधान की क्लास शुरू करेंगे तो वहां पर हम पूरा संविधान के आर्टिकल्स वगैरह, भाग वगैरह, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो कंटिन्यू करता हूँ संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। अगर देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यानी लगभग 3 साल। संविधान सभा में संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियां बनाई गई थी। बिल्कुल, संविधान का निर्माण करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम प्रारूप समिति बोलते हैं। ये प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति बताई जाती है, क्योंकि इस समिति ने क्या किया था? इस समिति ने संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया था। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7। यानी कि इस में अगर पूछा जाए कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। और इन्हीं 7 सदस्यों के नाम भी हमें नॉर्मली पता होना चाहिए। ठीक है। कभी भी ये प्रश्न बना सकते हैं, आ सकता है कि भाई संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें कौन सदस्य था, कौन नहीं था, इस टाइप से ही पूछ सकते हैं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष वाला क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कई महत्वपूर्ण समितियों के नाम जो है इस प्रकार से आगे दिए हुए हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले, ये 24 जनवरी की डेट आप समझ रहे हो कितनी महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, जो जनगण मन है और वंदे मातरम में, इनको अपनाया गया था 2 दिन पहले। और आपको बताया गया था, अभी बताया मैंने, कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ पुस्तकें दी गई हैं और इन पुस्तकों के जो लेखक हैं इनके नाम वैसे तो मैंने आपको कराई दिए हैं, और महत्वपूर्ण संधि। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही, मतलब 1-2 दिन पहले ही आपको ये पुस्तकें याद करा दी थी, रिपीट हुई हैं। तो जो नहीं पढ़ी होंगी उनको हम देख लेंगे, और जो पढ़ी हैं तो उनका हमारा रिवीजन होगा। ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो पुस्तक हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो एक वंदे मातरम, वंदे मातरम मैंने अरविंद घोष आपको पढ़ा रखा है।
न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष, मैंने आपको बताया था कि न्यू लैंप लगवाएंगे, फोड़ दिए जाएंगे ओल्ड, तो अरविंद घोष, ठीक है। भवानी मंदिर मैंने अरविंद घोष आपको याद करा रखा है। हिंद स्वराज है तो महात्मा गांधी हमने पढ़ा था। गोरा गधा घरे बहारे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। इसके अलावा भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू की कृति है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और द इंडियन स्ट्रगल, हमारे बॉस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है बॉस बनने के लिए, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। इंडियन मुसलमान हैं तो हंटर कमेटी मैंने आपको बताई थी, हंटर कमेटी एक बनी थी, जिसमें एक दो पढ़े हैं हमने, एक हंटर आयोग पढ़ा है शिक्षा में सुधार के लिए, जिसमें 82 से याद कराया था, और एक हंटर कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग की जांच के लिए। यहाँ पर मैंने आपको एक www.hunter.com बताया था, इंडियन मुसलमान के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो www.hunter.com ऐसे बना के याद कराया था, ठीक है, याद आ गया होगा। ताराशंकर बंदोपाध्याय जो गणदेवता, ठीक है, तो ये शायद हमने ये गणदेवता नहीं पढ़े होंगे, तो मैं अब पढ़ लेते हैं। ताराशंकर बंदोपाध्याय गणदेवता, ये गणदेवता को गणेश देवता से याद कर लेंगे, ठीक है, गणेश जी है ना, गणेश जी से याद करेंगे गणेश देवता, और गणेश जी हैं तो गणेश जी के पिता का नाम शंकर जी है, तो ताराशंकर इसमें लिखा हुआ है, तो ताराशंकर बंदोपाध्याय हम याद कर सकते हैं। अगर बोलते हैं गणदेवता तो ताराशंकर बंदोपाध्याय जो है इसके लेखक हो गए, ठीक है। फिलोसफी ऑफ द बम मैंने आपको याद कराया है पिछली क्लास में, जिसमें आपको बताया था कि वो फिलोसफी बता रहा था बम की, और दोस्त को बताया कि बोरा भर के उसको बम मिले हैं, तो वो दोस्त सुन के भागने लगा, तो उससे कहने लगा भगमती बोरा, भगवती चरण बोरा हमने याद किया था, ठीक है। वाई सोशलिज्म भी याद करा है कि सोशलिज्म यानी कि जो सामाजिक लोग हैं, वाई यानी क्यों, जब सूर्य का प्रकाश नजर आता है तो क्यों जो है, जब सूर्य का प्रकाश नजर आता है सब लोग जल चढ़ाते हैं, तो वाई सोशलिज्म, वाई यानी क्यों ऐसा होता है, तो जयप्रकाश नारायण। गांधी वर्सेस लेनिन, गांधी वर्सेस लेनिन ऐसे डांगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे डांगे हमने ये भी पढ़ा है, पहले इनकी एक और कृति पढ़ी है ऐसे डांगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोशलिज्म से ही सोशलिस्ट से कुछ याद कराया था मैंने आपको कि समाज सेवी बन के आते हैं और ऐसे करके डांगे डालते हैं, याद कराए, बट यहाँ पर इनकी दूसरी कृति है गांधी वर्सेस लेनिन, ठीक है। अब गांधी वर्सेस लेनिन से देखो, वर्सेस, वर्सेस का मतलब आपको मालूम है, जब मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना, ऐसे गांधी वर्सेस लेनिन, फाइट होती है तो भी वर्सेस आ जाता है। तो यहाँ गांधी वर्सेस लेनिन से हम ऐसे याद रखेंगे कि गांधी जी और लेनिन कोई अंग्रेज है, और गांधी जी और लेनिन के बीच में फाइट चल रही थी मान लीजिए, तो गांधी जी ने ऐसे डांगे, मतलब ऐसे करके उसको टांग दिया, ऐसे गर्दन पकड़ के उसकी ऐसे टांग दी कि सब देखने वाले हैरान हो गए, ठीक है। अब इसको अपन एक कार्टून नेटवर्क में भी देख सकते हैं कि भाई किसी ने ऐसा कार्टून बनाया एआई के थ्रू कि गांधी जी वर्सेस लेनिन, लेनिन को पकड़ के गांधी जी ने ऐसा टांगा कि सब लोग देखते रह गए, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट हम याद कर चुके हैं, आगे देखो उस टेबल में ये नाम कट रहे हैं तो आ जाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन की वजह से क्या हुआ था, प्रॉब्लम खड़ी हुई थी कहाँ पे, ईस्ट में, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905, वो भी मैंने आपको याद कराया, ठीक है। इसके अलावा एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स भी हमने याद करा था, एसेज यानी ऐसे ही याद करा था, इंडियन इकोनॉमिक्स से याद कराया था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ऐसे थी, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे, और उससे बोला गया था कि एक लड़के से कि तू एक काम कर, एक ऐसे सुना इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, दूसरा उठा तो उससे क्या कहा था, रहने दे रहने दे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करा रहा हूँ कि हमने ऐसे याद कराए, ये सब याद कर चुके हैं हम, रिपीट हुए हैं नाम। राइज ऑफ द मराठा पावर है तो महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित है, राइज ऑफ द मराठा पावर। आर्किटेक्ट होम दी वेदास या आर्किटेक्ट ऑफ दी आर्यंस हमने बाल गंगाधर तिलक पढ़ा है, बाल गंगाधर तिलक की हमने गीता रहस्य भी पढ़ी है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी दादाजी के पास बहुत प्रॉपर्टी ब्रिटिश काल की है, ये भी हमने पढ़ा है। वी एम एस गोलावलकर, एम एस गोलावलकर को गुरु जी बोला गया है, ठीक है, क्या कहा गया है, गुरु जी कहा गया है एम एस गोलावलकर को, ठीक है। तो वी यानी हम, और हम गुरुजी के फैन है, हम गुरुजी को बहुत मानते हैं, हम गुरुजी की बात मानते हैं, ठीक है। तो वी लिखा हुआ है, इस वी को ही WEV से याद कर सकते हैं, और वी यानी हम गुरुजी को बहुत मानते हैं, VS गोलावलकर से याद कर सकते हैं, MS गोलावलकर या गुरुजी, अगर आपको याद रहता है तो गुरुजी से, अगर ये पता है कि गुरुजी MS गोलावलकर को कहते हैं तो आप डायरेक्ट गुरुजी से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो MS गोलावलकर। इसके अलावा इसमें हमने नील दर्पण पढ़ा था, दीनबंधु मित्र,
इंडिया टुडे आरपी दत्त भी पढ़ा है कि आज का हिंदुस्तान कैसा है, आरपी दत्त यानी कि यार दोस्त तो पी के धुत पड़े रहते हैं। इंडिया वीन्स फ्रीडम या अबुल कलाम आज़ाद मैंने आपको याद कराया है। ठाकुर मार झोली है तो मजूमदार है, तो ठाकुर मार झोली यानी कि देखो मजूमदार है तो सोचिए किसी मजदूर ने ठाकुर साहब से जो है वो उधार पैसे लिए हैं, और ठाकुर साहब के पैसे नहीं देने पर मजदूर को, मजदूर का जो दोस्त है वो समझा रहा है कि ठाकुर मार झोली यानी ठाकुर साहब तेरे को गोली मार देंगे अगर तूने पैसे नहीं दिए तो उनके पैसे दे देना, ठीक है। तो ठाकुर मार झोली और डीएम मजूमदार हमें याद करके रखना है। इंडियन अनरेस्ट याद रखना है, वैलेंटाइन शिरोल से ये भी पढ़ चुके हैं। वैलेंटाइन शुरू हो गया था तो इसमें इंडियन लोग, काफी ऐसे इंडियन लोग थे उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। प्राच्य और पाश्चात्य ये भी हम पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने प्राच्य और पाश्चात्य को एक प्रकार से मिलके रहे और अध्यात्म का मार्ग आगे बढ़ाएं, पूर्वी और पश्चिमी देश मिलके, ऐसा कुछ विवेकानंद जी के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की ही कृति है, ये भी हमने पढ़ा है। वंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ है तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बताया था 1760 का सन्यासी विद्रोह जो आनंद मठ में दिया गया है। ये पूरी टेबल मैंने आपको करा दी है, बस जस्ट रिपीट हो रही है तो मैं उसका रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। इंडिया इन ट्रांजिशन है एम एन राय, ठीक है। इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन राय से हम ऐसे याद रखेंगे। तो इंडियन इन ट्रांजिशन का मतलब ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, ट्रांजिशन होता है, काय का ट्रांजेक्शन होता है, फंड का ट्रांजेक्शन होता है। एम एन राय को बोलते हैं कि ये मैंने राय दी है, एम एन राय यानी ये मैंने राय दी है इंडियन ट्रांजिशन, यानी कि सोचिए मोदी जी बोलते हैं देशवासियों से, अरे देशवासियों आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया करिए, है ना। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये मैंने राय, ये मैंने राय दी है, ठीक है। तो मोदी जी कहते हैं ये मैंने राय दी थी, इस वजह से इंडिया में इतना ट्रांजेक्शन होने लगा है। तो इंडियन ट्रांजिशन याद रखना है और एम एन राय। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आरसी दत्त हम पहले पढ़ चुके हैं। नहीं होती बंदमाला विष्णु जी के मंदिर में, कृष्ण विष्णु जी के चिपलोड़कर विष्णु कृष्ण शास्त्री जी हमने पढ़ा था। गौर करुणानिधि अगर नहीं पढ़ा होता तो देखिए इसमें हम स्वामी दयानंद यानी स्वामी जी दया करना और हमारे ऊपर गौर करना, तो ये ना गौर करुणा निधि लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्वामी जी हमारे ऊपर गौर करना, स्वामी जी हमारे ऊपर गौर करना और हमारे ऊपर दया करना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हमने याद करा था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। लेटर्स फ्रॉम रूस, ये रमिया नहीं है, लेटर्स फ्रॉम रूस है। और लेटर आया था कहाँ से, रूस से। किसको आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बोला गया था कि हमारा भी यार राष्ट्रगान लिख दो, ठीक है, क्योंकि दो देशों का राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। विदर इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं बांग्लादेश में जाके विदर भी इंडिया है और इधर भी इंडिया है, ठीक है। या बंगाल में जाके कहते हैं विदर भी इंडिया है इधर भी इंडिया है, सब जगह इधर इंडिया ही इंडिया है, ठीक है। विदर इंडिया, या ऐसे कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमारे सारे विदर हैं इंडिया, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सोवियत एशिया है जवाहरलाल नेहरू, सोवियत संघ जो है रूस को बोला जाता है, आपको पता है। देखिए पाथेर दावी अवनींद्र टैगोर, ठीक है, ये सही नाम लिखा हुआ है अवनींद्र टैगोर, बिल्कुल सही नाम है, अवनींद्र टैगोर भी थे। पाथेर दावी याद रखना, ठीक है, कितना अच्छा लॉजिक है आपको बता देता हूँ, कुछ नाम एक आध दो एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो उसका भी लॉजिक है। पाथेर दावी अवनिंदर, देखो पाथेर दावी से नहीं, पाथेर दावी से बोलते हैं कि पातर, पातर बोलते हैं किसको, जो दोना पत्तल होती है ना जिसमें खाना खाते हैं, पातर दावी। तो सोचिए कहीं पर गांव में कोई खाना वगैरह चल रहा था तो अचानक से हवा चलने लगी, हवा चलने लगी तो सबने अपनी अपनी क्या करी, पाथर दावी। देखो अवनिंद्र, अवनी यानी अपनी अपनी, ठीक है, अवनिंद्र यानी अपनी अपनी, अपनी अपनी सबने पाथर दावी, तो पाथर दावी है तो अवनींद्र नाथ टैगोर हमें याद करके रखना है। पाथर दावी यानी सबने अपनी अपनी पाथर दावी, अवनी अपनी, अवनी लिखा हुआ है तो अवनी यानी अपनी अपनी पाथर दावी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री यानी हिस्ट्री और केमिस्ट्री, पीसी राय, तो वो ये कहेंगे कि हमने अपने पीसी पर हिस्ट्री और केमिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखा हुआ है तो पीसी राय यानी हमने अपने पीसी पर, हमने अपने पीसी पर हिस्ट्री और केमिस्ट्री, हिस्ट्री और केमिस्ट्री को अच्छे से उसकी पीडीएफ रखी है और हम पीसी पर हिस्ट्री और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखा हुआ है तो यहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट दिख रहा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पीसी में हमने क्या किया है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री को डाउनलोड करके रखा है उनकी फाइल्स को, ठीक है।
पीजेंट्री ऑफ बंगाल आरपी दत्त। देखो यहाँ पर ऐसे याद कर लेना, पीजेंट्री अब आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं देखो आपकी सीट में तो वैसे हो गई, फिर भी मैं हाइड हो जाता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे हाइड होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ एक इसका लाइव लाइन चल रही होगी, आप अपनी फाइल में देख के इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीजेंट्री ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, तो पीजेंट्री नहीं अभी दिख रहा होगा आपको, है ना, इतना एरिया में तो आपकी लाइन चलेगी वो। पीजेंट्री ऑफ बंगाल है तो आरपी दत्त हमें याद रखना है, ठीक है। देखो आरपी दत्त से याद रखना है पीजेंट्री ऑफ बंगाल, तो सोचिए आरपी दत्त यानी कि एक यार था, वो पी के धुत पड़ा हुआ था, ठीक है। पी के धुत किसी ने ज्यादा पी रखी थी, तो उसके यार यानी उसके दोस्त क्या कहते हैं, पी के धुत पड़ा ना, उसे बोलते हैं तू और पीजेंट्री यानी कि और पीजा, ठीक है, और पीजा थोड़ी सी और पी ले, और एंट्री कर जा, कहाँ एंट्री कर जा, बंगाल में एंट्री करना, पीजेंट्री यानी तू पीजा और एंट्री कर जा, कहाँ पे एंट्री कर जा, बोले बंगाल में एंट्री कर जा, ठीक है। तो पीजेंट्री ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आरपी दत्त हमें याद रखना है, पीजेंट्री ऑफ बंगाल आरपी दत्त। अब बात आती है कुछ महत्वपूर्ण संधियों की, और ये संधि में से कुछ संधियां हमने ऑलरेडी पहले पढ़ ली थी, ठीक है, ऑलरेडी कुछ संधियां हमने पहले पढ़ रखी हैं, और नहीं पढ़ी होंगी कुछ तो वो आपके सामने है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर जैसा कि लिखा है महत्वपूर्ण संधि, ठीक है, ये जो संधियां जो हुई थी, यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हो, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, संधि करी थी, किससे संधि करी थी, मराठाओं से संधि करी थी, ठीक है। जो पेशवा है, सिंधिया है, भोसले है, होलकर है, पूना, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है संधि में, एक तो इंपॉर्टेंट है ईयर इसकी, ठीक है, और दूसरा है ये किस किस के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर हमें किस किस के बीच में होते, राइट साइड वाले में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद रहेगा ही, आपको लेफ्ट साइड वाला याद रखना है, रघुनाथ राव है कि पूना दरबार है कि पेशवा है, ऐसे करके हमें याद रखना, ठीक है। अब देखिए सूरत की संधि है 1775 में हुई थी, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कब हुई थी सूरत की संधि, ऐसा प्रश्न बन जाए तो 1775। तो इसको आप कैसे याद करोगे, इसको याद रखोगे डक काली, ठीक है, सूरत की, ओके। तो सोचिए किसी लड़के ने एक डक पाल रखी है, और वो डक जो है ना वो कैसी है, काली सूरत की है, यानी डक तो वैसे व्हाइट होती है, बतख व्हाइट होती है, बट यहाँ पर जो डक है उसका जो चेहरा है, उसका जो मुंह है वो ब्लैक है, ठीक है। तो डक काली सूरत की हमें याद रखना है, 1775 में सूरत की संधि हुई थी, कौन संधि हुई थी, सूरत की संधि हुई थी, ठीक है, डक काली सूरत की। और किसने पाल रखी थी, रघु ने, बस ऐसे याद रखना, रघुनाथ, रघुनाथ रघु नाम का एक अनाथ लड़का था, रघु अनाथ था, और उसने अपने घर में एक डक पाल रखी थी जो काली सूरत की थी, ठीक है, डक काली सूरत की, यानी 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी, ठीक है। पुरंदर की संधि की बात करें 76, और 76 का ऑब्जेक्ट बना देते हैं काजू, ठीक है, 76 का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने क्या, काजू। तो हमने एक 65 में याद करा था और एक 76 याद करा था, पुरंदर की दो संधि होती है, एक 1665 में, एक 1776 में, ठीक है। तो काजू से ही मैंने याद कराया आपको 76 को, यानी कि काजू रख दिए तो पूरे अंदर, यानी कि मुक्का भर के पूरे अंदर खाली इसमें, ठीक है। और पूना दरबार और ईस्ट इंडिया, पूना पूना के बीच में, ठीक है। तो पूनम ने क्या किया, पूना ने यानी पूनम ने काजू खा लिए, और पुरंदर यानी पूरे अंदर ले गई काजू प्लेट भर के, और काजू खा गई, ठीक है। तो पूना से हम पूनम भी याद कर सकते हैं कि पूनम पूरे काजू खा गई और पूरे अंदर जाके, यानी अंदर गई और पूरे काजू खा गए, तो पुरंदर की संधि याद कर सकते हैं, ठीक है। 76 काजू से ही मैंने याद कराया था, और 65 को जेल से याद कराया था। इसके अलावा एक थी बड़गांव की संधि, 79 है, इस 79 को आप केपी से याद करिए, ठीक है। तो आपने एक नाम सुना होगा केपी सिंह, तो एक तो केपी सिंह यादव जी नाम सुना है, एक केपी सिंह आपको पता है पिछोर में केपी सिंह है, ठीक है। उन्हीं केपी सिंह से हम याद करेंगे, क्योंकि केपी सिंह का जो गांव है पिछोर है, तो पिछोर के क्या कहेंगे कि बड़ गांव है, पिछोर जो है ना बड़ा गांव है, छोटा मोटा गांव नहीं है, बोले पिछोर जो है ना बड़ा गांव है, तो ऐसे बड़गांव यानी बड़ा गांव से याद कर सकते हैं। तो 79 यानी केपी बना दी हमने, केपी सिंह का जो गांव है वो कैसा है, बड़ा गांव है केपी सिंह का, ठीक है। तो बड़गांव की संधि जो है वो 79 में हुई थी, जो पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। यहाँ मराठा ही है, सिंधिया वगैरह ये सब उनके बारे में दिया है, तो पेशवा। तो देखिए केपी सिंह जो है उनका नाम बड़ा फेमस रहा है, विधायक रहे हैं केपी सिंह, तो बोले किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो केपी सिंह के सामने पेश हुआ, पेशवा यानी उसके केपी सिंह के सामने पेश हुआ, और जब वो पेश हुआ तो उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई जो भी है, ठीक है।
तो बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। 79 का मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया केपी। सालबाई की संधि है 82 का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने फैन, ठीक है। और पूना दरबार, तो देखिए 82 भी मैं पहले याद करा चुका हूं आपको कि भाई साल बाई यानी कि बाई थी, अपने साल में एक छोटा सा फैन जो थी ना वो छुपा के ले जा रही थी, लेकिन पूनम ने उसको देख लिया तो उसने अपनी माँ को बता दिया कि साल बाई यानी एक बाई है जो साल में जो है ना एक छोटा वाला जो हमारा फैन है वो उठा के ले जा रही है, ठीक है। बेसिन की संधि है 02 में, 02 का ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका सोना, ठीक है। मैंने बताया था कि जब बस्सेन की संधि याद करी थी आपने, बस्सेन की संधि, ठीक है, इसको बस्सेन ही बोलते हैं, बेसन तो लिखा हो गया वो। बस्सेन से मैंने याद करा था, जब बस से कुछ लोग जाते हैं तो बस से जाते हैं तो वो सोना पसंद करते हैं, ठीक है, बस से जाते हैं तो। और बेसन जो होता है, बेसन पीला होता है, सोना भी पीला होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो यानी कि बस से गया, सोना यानी सोते हुए गया, और फिर बाद में वो पेश हुआ अपने रिश्तेदारों के सामने, ठीक है। देवगांव की संधि है 03 है, 03 का ऑब्जेक्ट बनता है सीमा, ठीक है, यानी सिंधिया जी के देवताओं का गांव कहाँ पे है, बोले भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, तो 03 लिखा, 03 का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया सीमा। देवगांव यानी देवता का गांव बना दिया कि देवता का गांव है, और देवता का गांव कहाँ पे है, सिंधिया के देवता का गांव जो है सीमा पर है भारत पाकिस्तान की, तो सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सूरजी अर्जुन गांव की संधि की बात करेंगे तो भी सीमा, ठीक है। भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नागपुर के भोसले थे, उनके बीच में होती सूरजी अर्जुन गांव की संधि। राजपुर घाट यानी राज जो है ना पूरे घाट पे क्या कर रहा था, शोर मचा रहा था, ठीक है। राज जो था पूरे घाट पे क्या कर रहा था, शोर मचा रहा था, क्योंकि किसी ने घाट पर होल कर दिया था। तो घाट यानी कि एक घाट था, घाट के पास में एक पुल था, तो वो घाट पे शोर मचा रहा था लोगों को पास जाके कि किसी ने पुल में होल कर दिया है, ठीक है। होल कर दिया यानी होलकर से याद कर सकते हैं कि होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, कब हुई थी, 04 में हुई थी, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना है कि जब 10 से कम की डिजिट आ रही हैं तो वो 1800 के लगभग होंगी, और बाकी की अगर मतलब 50 भी बोल सकते हैं, 50 से कम वाली बोल सकते हैं, 50 से ज्यादा आ रही हैं तो वो 1700 के लगभग है, ठीक है। और अगर 50 से कम आ रही हैं तो वो 1800 के लगभग, ऐसा भी याद कर सकते हो, लॉजिक रख सकते हो, ठीक है। नागपुर की संधि 1816 में हुई थी, ठीक है, 1816 में नागपुर की संधि हुई थी, नागपुर के अप्पा साहब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक टैग, टैग से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए कोई नाग जो है टैग लगा हुआ है किसी भी मतलब एक निशानी है। अगर मैं बात करूं आपसे सिंधिया वंश की, तो सिंधिया घराने की निशानी है कि सूरज है और सूरज के दोनों तरफ नाग बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंबल है किसका, सिंधिया वंश का। तो हम यहाँ पर ये करेंगे, नागपुर है तो नाग याद आता है, यहाँ पर 16 का ऑब्जेक्ट बना देना टैग। तो सोचिए कोई बहुत बड़े महाराज हैं और उनका एक टैग है जिसपे क्या बना हुआ है, नाग बना रहता है, ठीक है। ये पहचान है उनकी, नागपुर के अप्पा साहब और ईस्ट इंडिया कंपनी। ग्वालियर की संधि है तो देखो ग्वालियर डाकू से याद करेंगे, ग्वालियर के डाकू बहुत फेमस है, या ग्वालियर में डाकू बहुत फेमस रहे, ग्वालियर से लगा हुआ चंबल है, चंबल के डाकू बहुत फेमस रहे, ठीक है। तो ग्वालियर की संधि है डाकू 17 याद कर सकते हैं, सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पूना की संधि है तो यहाँ पे पूना डाकू से याद करेंगे, पेशवा ईस्ट इंडिया। मंदसौर की संधि है टॉफी, तो एक लड़का था वो अपनी क्लास में बैठा बैठा टॉफी खा रहा था, टॉफी खा रहा था कैसे खा रहा था, मंद मंद स्वर में खा रहा था। मंदसौर की संधि है 1818 में हुई थी, होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये जो संधि है ये मराठाओं की संधि है, ठीक है। ये जो संधि है वो मराठाओं की संधि है जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बीच में हुई थी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस ये नाम के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को याद रखना है, और फिर थोड़ा बहुत लॉजिक याद रखना है कि भैया ये पेशवा है कि पूना दरबार है कि होलकर है कि भोसले है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें कुछ केस आ जाते हैं, हालांकि हमने ये केस भी पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केस को भी अपन पढ़ रखा है हमने। यहाँ लिखा हुआ है नासिक षड्यंत्र केस, तो ये जो नासिक षड्यंत्र केस है, नासिक षड्यंत्र केस को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। नासिक षड्यंत्र केस 9 में ही हुआ, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था, 9 में हुआ था, 1909 में। तो ना से नासिक बन गया, ना से 9 में हो गया। नासिक षड्यंत्र केस में कौन था, विनायक सावरकर को निर्वासन और अन्य 36 लोगों को कारावास। तो यहाँ पर विनायक सावरकर थे, वीडी सावरकर अपन बोल सकते हैं, ठीक है, बीडी सावरकर बोल सकते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। तो बीडी सावरकर को निर्वासित कर दिया गया था आजीवन का, और अन्य 36 को कारावास की सजा दी गई थी, ठीक है।
1909 में नासिक षड्यंत्र केस। अलीपुर, देखो अली मालिक से झगड़ा करके तालाब के किनारे बैठा था, काय पे बैठा था, सोफा पे, मैंने आपको याद कराया था सोफा से। इसमें अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों पर यह केस चलाया गया था, जैसे अलीपुर मानिक तल्ला एक जगह है, अलीपुर मानिक तल्ला, जहां पर ये अरविंद घोष, तो आ से अलीपुर याद रखो और आ से अरविंद घोष याद रखो कि अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों पर चलाया गया था। ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र केस है, 10 है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है देश। ठीक है, तो बोले हावड़ा ब्रिज जो है हमारे देश का बहुत बड़ा ब्रिज है, और रियल में सबसे व्यस्त अगर पुल की बात करते हैं तो हावड़ा ब्रिज है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर हम देखेंगे देश के सर्वाधिक वाहन जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, जतिन जतिन देखेंगे, जाते हैं, जतिन यानी कि जाते हैं। तो हावड़ा षड्यंत्र केस है 1910 है, और जतिन मुखर्जी इसके मुख्य अभियुक्त थे। ढाका षड्यंत्र केस है, तो देखो देश पुलिन दास, तो सोचिए हमारे देश में कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया, पुलिन यानी कि पुलिस ने उनका चेहरा क्या कर दिया, ढांक दिया, क्योंकि वो जो थे ना अल्प आयु के थे, आयु कम उम्र के थे। वो अपराधी जब 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं तो उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता, भाई जी देख लेना आप, उनके ब्लैक कलर का ऐसा नकाब लगा देते हैं, चेहरा ढाका। तो ढाका क्यों ढाका, क्योंकि वो हमारे देश में जो अपराधी थे वो कम उम्र के थे। तो यहाँ पर पुलिन दास जो है ना, पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा हुई थी, कौन से केस में, ढाका षड्यंत्र केस में। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, बस ये है कि यहाँ टेबल में एक आपको थोड़ा संक्षेप में लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है कि भाई ईयर याद रखो कब हुआ था, प्लस ये याद रखो किससे संबंधित है, मतलब मेन चीज दे दी है आपको टेबल में, जिससे कि अगर ये पूछा जाए तो आप बता सकें। बाकी का सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी, आपने डिटेल काफी कुछ पढ़ रखा है पहले से ही। बनारस षड्यंत्र केस है तो 1915 है, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक बुक भी लिखी थी जिसमें बंदी जीवन, याद होगा आपको, है ना। तो बनारस सचिन, तो सचिंद्र से सचिन याद आते हैं, सचिन तेंदुलकर ही याद करा था हमने बुक में भी, और यहाँ भी हम याद करेंगे। तो सचिन से हम याद करेंगे कि सचिन से पूछा गया कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कैसे रहती है, तो सचिन कहता है कि मैं दाल का बना रस पीता हूँ। ठीक है, दाल से बना रस, दाल में प्रोटीन होता है, तो दाल जो प्रोटीन होता है ना, तो इसलिए दाल को भिगो के मैं रख देता हूँ, उसका पानी पीता हूँ, इसलिए एनर्जेटिक रहता हूँ। ठीक है, तो दाल का बनारस षड्यंत्र केस दाल 15 में हुआ था, सचिन नाथ सान्याल। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 याद करा चुका हूँ, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह को और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे शायद, इसमें इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेषकर आता है, अशफाक उल्लाह खां का नाम आता है, इनको फांसी दे दी गई थी, ये भी आपने काकोरी षड्यंत्र केस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ चुके हो अच्छे से, बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपकी जो सेकंड नंबर की जो टेबल है, ठीक है, सेकंड नंबर की जो फाइल है, ठीक है, सेकंड नंबर की जो फाइल थी हिस्ट्री की, वो भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, यानी यहाँ पर हमारा हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ हिस्ट्री का आपको कंप्लीट करा दिया, और इसमें हमें कंप्लीट करने में 2 मंथ लग गए। ठीक है, 2 महीने का समय लगा है, लेकिन ये पक्की बात है बहुत अच्छे से आपको सारे टॉपिक्स कराए गए हैं, और अगर आप इन दोनों फाइल्स को जैसा पढ़ाया है वैसे ही अच्छे से तैयार कर लोगे तो हिस्ट्री से काफी हद तक क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अब अगर ज्यादा ही डीप पूछा, ज्यादा ही कुछ वैसा पूछेगा तो वो आप पे नहीं बनेगा, तो फिर वो आगे किसी पे भी नहीं बनेगा। किसी पे का मतलब ये है, अगर आप पे नहीं बना तो ये समझ लो कि 90% स्टूडेंट पे वो बनना नहीं है क्वेश्चन, अगर ज्यादा ही डीप वैसा पूछ लिया तो लॉजिकल। बाकी का अगर बेसिक सही से पूछता है, जो ज्यादा तक सब पढ़ते हैं, जहां से पूछेगा, तो ये समझ लो कि आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कमी लगती है कि नहीं मेरे को हिस्ट्री और वो करना है, तो 6 to 10th तक की जो हिस्ट्री है, ठीक है, 6 to 10 तक की हिस्ट्री है, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको और ज़्यादा रीड कर सकते हो अच्छे से, जिसमें आपने जितना पढ़ा है वो तो टकराएगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगा अगर आपको एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, तो 6 to 10 फिर तो ये समझ लो, फिर तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट हो जाएगा। बट क्या होता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, देखो जो जीके अपन पढ़ते हैं, जीके में ट्रेडिशनल में जो सब्जेक्ट होते हैं वो लिमिटेड ही आप पढ़ के रखिए,
बाकी का अगर आपका कोई बड़ी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको मेंस देना है, तो और आपका सब्जेक्ट मेंस में हिस्ट्री है, तो उस जगह पर आप उसको और ज़्यादा डीपली ले जाओ। और अगर आपके नॉर्मली कोई परीक्षा देना जिसमें केवल जीके जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होके आएंगे, तो आपको ज़्यादा अंदर जाने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जीके में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, है ना। जीके में काफ़ी सब्जेक्ट हैं, आपका इधर इंडियन ज्योग्राफी है, आपका इधर फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर आपका इधर साइंस भी है, फिर आपका हिस्ट्री तो आप पढ़ ही लिए, फिर आपका पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स, इतने सब्जेक्ट भी तो हैं, आप ये भी तो देखो। और चलो एक को कर भी लोगे तो इतने सब्जेक्ट को थोड़ी आप 6 to 10 सारे सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ोगे। तो मैंने आप पहले ये पोर्शन कंप्लीट करिए पूरा, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसके साथ साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट हो गई, वो हो गई आपके डेली इवेंट्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। यानी कि अगर किसी परीक्षा में 25 नंबर की जीके अगर पूछी जा रही है, मान लीजिए 25 नंबर की जीके है, तो ये पक्की बात है इस 25 नंबर की जीके में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन उसे करंट अफेयर्स के देना दे देंगे। तो इसलिए क्या है कि आप अगर एनसीईआरटी में जा रहे हो, ज़्यादा डीप पढ़ने की आपकी इच्छा है, उसकी अपेक्षा आप ट्रेडिशनल को बहुत अच्छा कर लीजिए रिवीजन कर करके जितना आपको पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स वाले जो टॉपिक्स हैं उनको भी उनको महत्व ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ये भी एक अलग ही सिलेबस बन जाता है आपका, क्योंकि कभी भी कुछ भी, समझ रहे हो। तो इसमें तो भाई एक कंसिस्टेंसी रखनी होगी, डेली का डेली आपको रीड करना पड़ेगा और इकट्ठा होता जाएगा मटेरियल और उसको रिवीजन रखना पड़ेगा। जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई कोई कि हाँ भैया इतनी डेट को मेरा एग्ज़ाम है, तो फिर आप इस एग्ज़ाम डेट के प्रीवियस 6 मंथ का पूरा आप मटेरियल उठाइए और उसका रिवीजन मारना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये कवर हो जाए। बाकी का ये है कि मान लीजिए आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे थे और अचानक से आपका कोई पेपर आता है, फिर कहते हैं कि सर अब कैसे क्या करें, करंट अफेयर्स वगैरह कैसे कंप्लीट करें, तो फिर वो समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना, इकट्ठा हो जाना और उसका रिवीजन कर लेना वो चीज़ अलग है। और फिर हमारे पास इकट्ठा मटेरियल होना और फिर हम उसको कम समय में पढ़ें, तो फिर वो समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि अधिकतर जो है फैक्ट वो दिमाग देखो जब बैठते हैं, जब अपन उसको रिवीजन कर लेते हैं, तो तरीका तो यही कहता है कि आपको रेगुलर रोज का ही थोड़ा बहुत पढ़ता रहना पड़ेगा और अपने नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। जब पेपर आए तब उसका रिवीजन मारना, मतलब डेट आ गई ना एग्जाम की, तो वहां पर आपको रिवीजन ही करना है, बस नया तो पढ़ना ही नहीं है, केवल रिवीजन करना है। एग्जाम डेट का नियम बना लो, कोई भी फार्म डालो, कोई भी फार्म डालो, एग्जाम डेट आ गई तो अपने नोट्स उठा के बस उनका रिवीजन मारना चालू कर दो। अगर 2 मंथ अपन को मिल रहे हैं, 2 मंथ में पेपर है ऐसा मिल रहा है, क्योंकि 1 महीने तो पूरा आपका फार्म ही डल जाते हैं और 1 महीना मतलब मिलता है। तो अगर 2 महीने हमें मिल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए ये 2 महीने हमें रिवीजन के लिए मिल रहे हैं। बस उसका केवल क्या करना है, आपको रिवीजन करना है जो चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है भाई। और बाकी का आप समझदार है, अपने हिसाब से आप सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने हिस्ट्री को बढ़िया से कंप्लीट करा दिया है। बाकी का जो भी है आपका, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ रह जाती है यहाँ तक कि अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। अब हिस्ट्री के क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना। अब आपको क्वेश्चन लगाना है। अभी मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक डाली थी, ठीक है। तो उसमें टेस्ट लिंक डाली थी मैंने, ऑनलाइन ही टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे ही देना है। और अभी मैंने 3 ही टेस्ट डाले थे बस केवल, लेकिन अभी तक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और किसी भी स्टूडेंट की ऐसी डिमांड नहीं आई, किसी भी स्टूडेंट ने बात नहीं रखी कि सर टेस्ट पेपर और डाल दीजिए हम और अपना सब्जेक्ट को क्वेश्चंस कवर कर लें। ऐसा किसी का कोई नहीं आया, मतलब किसी ने ऐसा नहीं बोला है। तो वही कारण है कि कुछ लोगों को सकता उसकी ज़रूरत ना है, लेकिन अब मैं सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल बढ़ाना ही है मेरे को, क्योंकि हिस्ट्री के बाद फिर मैं संविधान भी स्टार्ट करना है। तो अब बात आती है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। और कहाँ से लगाना है, बिल्कुल फर्स्ट से ही लगाना है। फर्स्ट है, सेकंड है, मतलब जितने भी टेस्ट पेपर अब हम अपलोड करेंगे, आपको पूरे टेस्ट पेपर जो है उसको देना है और अपना खुद का मूल्यांकन करना है। एक और चीज़, एप्लीकेशन अगर आपका डाउनलोड है, रजिस्टर्ड है, तो फिर आप उस एप्लीकेशन में अपने क्वेश्चन देख सकते हो, कितना क्या सही किया है क्या गलत है ये भी देख सकते हो, ठीक है।
कई बार स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हम टेस्ट तो दे देते हैं, नंबर पता चल जाते हैं, बट हम ये नहीं देख पाते कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया, वो नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड आपके मोबाइल में होना चाहिए, और उसमें जहाँ आप टेस्ट जो आपका एप्लीकेशन है उसमें आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे 3 डॉट आपको मिलेंगे। इस पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करके आपको फ्री मटेरियल ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। फ्री टेस्ट, फ्री मटेरियल ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा, फ्री लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट्स, आपके वीडियोस, टेस्ट, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, जब 3 डालें तो 3 के 3 आपके आ जाएंगे। अब चौथा डालेंगे तो चौथा आ जाएगा, पांचवा में क्या इकट्ठे जो भी जितने हो सकेंगे 2 3 4 5 में इकट्ठे डालूंगा, मतलब डालना ही है मेरे को। तो आपकी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके एक तरफ से टेस्ट देना चालू कर दीजिए, ठीक है। और शुरू से उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका टेस्ट देने से आपका सब्जेक्ट का रिवीजन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि तो खत्म कर दिया अच्छी बात है, पर इसका रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो वो टेस्ट पेपर में आपका क्या परफॉर्मेंस है तो आपको अपने आप समझ में आएगा, और फिर उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए, ठीक है। और टेस्ट में अपलोड करूंगा तो आपको टेलीग्राम में बिल्कुल उसकी लिंक भेज दूंगा, तो आपको वो लिंक को ओपन करके टेस्ट जरूर देना है, और टेस्ट देख के अपने आप को चेक करना है कि आपके कितना का स्कोर हो रहा है, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय।